खुराक में जान नहीं रही। बच्चे आएंगे तो तभी आएंगे जब विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी हुई हुई है। कभी भी देखें जो घुटनों के मरीज होते हैं ज्यादातर उनका वेट ज्यादा ही होता है। डॉक्टर ने बोला है नी रिप्लेसमेंट करनी है, आपका घुटना बदलना है, उससे पहले भी वजन कम करके आए। सोडा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, मैंने सुना है बोन्स में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है। सोडा नो डाउट सेहत के लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। इसका इस्तेमाल जितना हो सके हमें कम से कम करना चाहिए। खजूर हो गया, काजू हो गया, इंजीर, क्या इस तरह के ड्राई फ्रूट जो हैं वो जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छे हैं? आयरन ज्यादा है तो वो आपके खून के लिए अच्छे हैं। एक होते हैं नट्स, जैसे काजू हो गया जिसका आपने बीच में नाम, इनका इस्तेमाल जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, GNN हेल्थ शो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं तनसीर जैदी आज एक ऐसा इशू लेकर आए हैं और ये बहुत कह लें कि एक ऐसा इशू है जिस पर बात होना बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं अक्सर अपने पेरेंट्स को हमने कहते हुए सुना होगा, इवन कि अब यंग जनरेशन भी पहले ये होता था कि आफ्टर 30-35 हम इस इशू का बहुत ज़्यादा सुना करते थे कि इशू शुरू हो गया है। लेकिन अब मैं ख़ुद पर्सनली ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि ऐसे लड़के लड़कियाँ जो अभी 20 साल के भी नहीं हुए, 20 साल से कम उम्र के हैं और अभी अपनी 20s में हैं या लेट 30s में हैं, वो बात करते हैं जी जोड़ों के दर्द की, हड्डियों में दर्द, जॉइंट पेन निकल आया, बाजू मूव करें तो कोहनी में दर्द निकल आया, घुटनों में दर्द है, लोअर बैक में पेन है, थोड़ा सा मूव करते हैं तो कोई जॉइंट में कोई दर्द निकल आता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मोबिलिटी का इशू आ रहा है। तो जॉइंट पेन आज का हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक भी अगेन मैं कहूँगा, अपने हर पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि वो टॉपिक्स लेकर आते हैं जो ज़्यादा कंसर्निंग होते हैं और जिसके बारे में लोग ज़्यादा पूछ रहे होते हैं। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए भी हमारे साथ आज मौजूद हैं, किसी तारीफ़ को मोहताज नहीं है, आयशा नासिर जी। आयशा नासिर जी, बहुत वार्म वेलकम करता हूँ आपको इस एपिसोड में भी। आयशा जी, हमने देखा कि ये जोड़ों का दर्द एक अजीब सा एक सीन हो गया हुआ है कि हर दूसरा बंदा आपके पास भी, आप तो इसको रोज़ाना डील करती होंगी कि क्लाइंट्स आते होंगे और वो कहते हैं जी हमारी जोड़ों में दर्द है, उठते बैठते हुए मसला हो रहा है, थोड़ी देर अगर सीधा बैठ जाए तो कमर में दर्द शुरू हो जाता है, अगर टिक के बैठे हुए तो कंधों में दर्द शुरू हो गया है, बाजू को मूव करने में इशू हो रहा है। मुझे बताइएगा, क्या इसका डाइट से कोई ताल्लुक है कि हमारी डाइट में अब वो ताकतें, हम कहते हैं ना कि जान ही नहीं रही जी, वो खुराक जो गल नहीं रही हैं, तो ये हमारा एक कॉमन होता है कि ये, तो क्या वाकई अब खुराक में बात नहीं रही या खुराक ले ही नहीं सही रहे हम खुराक ले ही सही नहीं रहे। अच्छा। पहली बात तो मैं ये बताऊं, जो आपने कहा कि यंगस्टर्स में ये मसला आ रहा है, वहाँ पे मसला आता है विटामिन डी का। अच्छा। इस मामले में हम अपने बड़ों से अच्छे हैं। इस बात का मतलब ये है कि बड़ों में इस चीज़ की अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस नहीं थी कि विटामिन डी हम सूरज से अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। एक्चुअली तब हम इतने डेवलप्ड ही नहीं थे, हम अपनी जंगें लड़ रहे थे जब ये बातें आ रही थी। विटामिन डी गोरे तो सूरज से अब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन एशिया की लोगों की स्किन टोन ऐसी है कि हम सूरज से विटामिन डी अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हमें उसकी दवाई ही खानी है। अब दूध के अंदर, फिश के अंदर, दही के अंदर, अंडे के अंदर विटामिन डी है, लेकिन उसकी बायो अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है। यानी हमारी खुराक के अंदर जिन सोर्सेज के अंदर विटामिन डी है वो नाकाफ़ी है हमारे लिए। अगर विटामिन डी बॉडी के अंदर नहीं है तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। ये भी बात बहुत कम लोगों को पता है। चलो विटामिन डी नहीं है, कोई बात नहीं, हम दूध पीते जाते हैं, दूध पीने से हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। जब आपका विटामिन डी उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं कर रहा कैल्शियम की, तो फिर कैसे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी? पहली चीज़, आपने विटामिन डी इवन बच्चों को भी देना होता है, टेस्ट करा के डॉक्टर से लिखवा के देना है, खुद से साइंस नहीं दिखानी। जो हम बड़े हैं, हमें चलो हम वैसे बेशक टेस्ट ना कराएं, लेकिन हमें भी विटामिन डी टेस्ट करा लें तो ज़्यादा बेहतर है। विटामिन डी के जो कैप्सूल्स होते हैं या उसके जो टीके होते हैं वो हम सबको पीने ही पीने हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि खुराक में जान नहीं रही, एक्चुअली ज़्यादा जान आ जाती है तभी हमारा घुटनों का मसला शुरू होता है। जो मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं वो आते हैं जब वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और घुटनों ने जवाब दे दिया। अच्छा। मेरे पास बच्चे आएंगे तो तभी आएंगे जब विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी हुई हुई है। यंगस्टर्स में वो तभी आएंगे। बड़े तब आएंगे घुटनों के मसले लेकर जब उनका वेट बहुत ज़्यादा है और घुटनों ने जवाब दिया। आप कभी भी देखें जो घुटनों के मरीज़ होते हैं ज़्यादातर उनका वेट ज़्यादा ही होता है, बिकॉज घुटने भी कितना वज़न आपका उठा पाएंगे। अगर आप डाइट अपनी मैनेज करेंगे, डाइट अपनी कम करेंगे, वेट लॉस करेंगे तो आपके घुटनों के लिए भी आसानी हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो केसेस भी आते हैं कि डॉक्टर ने बोला है नी रिप्लेसमेंट करनी है, आपका घुटना बदलना है, लेकिन उससे पहले भी वजन कम करके आए, बिकॉज इस जितना आपने वेट बढ़ाया हुआ है इसमें नी रिप्लेसमेंट भी नहीं हम कर सकते। सो हम वहाँ तक अपना वजन लेकर जाते हैं। स्पेशली हम फीमेल्स जो हैं, फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो रुक जाती है, बहुत कम हो जाती है। हम लोगों ने टाइम पे अपनी जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होती है, हमने टाइम पे अपना कैल्शियम जो इनटेक है वो अच्छा रखना होता है। उस टाइम में ऑब्वियसली मैं भी मानती हूँ कि हम सबको ख्याल ही नहीं आता, ध्यान ही नहीं आता, हम सोचते हैं कल से ध्यान रखेंगे, कल से दूध दही का इस्तेमाल करेंगे, कल से कैल्शियम का कोई सप्लीमेंट ले लेंगे या कल से विटामिन डी, और उसकी वजह से हमारी हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं। ऑस्टियोप्रोसिस फीमेल्स में इसीलिए ज़्यादा है, एक दफ़ा फिर ये मसाइल शुरू होते हैं, फिर वो एक के बाद दूसरा मसला और दूसरे के साथ तीसरा मसला आ जाता है। अब इसमें कौन सी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं? सबसे पहले तो विटामिन डी, उसके साथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम नट्स के अंदर मौजूद होता है। वैसे भी जो बादाम काजू वगैरह होते हैं वो कैल्शियम का ऑल्टरनेटिव सोर्स है। अभी हमने पिछले पॉडकास्ट में कुछ अर्सा पहले हमने बात की थी लैक्टोज इंटॉलरेंस की। जो लोग दूध नहीं पी सकते वो दही खाएं, और जो दही या दूध से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं खा सकते वो नट्स का इस्तेमाल करें या सीड्स का इस्तेमाल करें। चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पम्पकिन हो सकता है, तुखमलंगा हो सकता है जिसे बेसल सीड्स कहते हैं, और जो नट्स हैं बादाम काजू पिस्ता अखरोट या कोकोनट वगैरह वो कैल्शियम का ऑल्टरनेटिव सोर्स है। तो डाइट में ये चीज़ें आपकी ज़रूर होनी चाहिए। फीमेल्स को चाहिए कि वो अलसी का इस्तेमाल हाफ टी स्पून अलसी दादर करके डेली बेसिस पे ज़रूर इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, तो आप ये इस्तेमाल ना करें। आप पहले अपना कैल्शियम का टेस्ट कराएं, अगर कैल्शियम ठीक है तो फिर आप ये इस्तेमाल ना करें। अगर आपके डाइट में अगर आपके टेस्ट में कैल्शियम कम आया तो फिर आप अलसी की बजाय अब बाकी सीड्स, कोई ऐसा सीड जो एस्ट्रोजन ज़्यादा नहीं बढ़ाता उनका इस्तेमाल करें। जहाँ तक बात है कि डाइट में कौन सी चीज़ें इसको बेहतर कर देती हैं घुटने की दर्द को, हम जानते हैं दूध दही का इस्तेमाल। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा मसला आता है जी, दही खाने से हमारे तो जी जोड़ ठंडे हो जाते हैं, हमें ठंड लग जाती है, उससे तो हमारे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल मिथ है। हम ना साइंस भी ऐसी इस्तेमाल करते हैं, देसी साइंस इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल अगर दही आपको सूट नहीं करता आप चीज़ का इस्तेमाल कर लें। लो फैट करना है लेकिन आप चीज़ का इस्तेमाल कर लें। वो भी अगर आपको सूट नहीं करता दूध गर्म करके पी लें। अगर आपको वो भी सूट नहीं करता तो फिर आप चिया सीड्स, बिकॉज तुखमलंगा घुटने की दर्द, बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि तुखमलंगा अगर शुरू कराते हैं तो पेशेंट्स आके कहते हैं हमारे घुटनों में ना दर्द हो रही है। तुखमलंगा वाकई शायद कुछ लोगों को घुटने की दर्द कर रहा है। चिया सीड्स उसकी निस्बत बेहतर ऑप्शन है। एक तो ये कि तुखमलंगा फिर क्वांटिटी कम करके देखें, वो नहीं तो चिया सीड्स जिन्हें तुखमे दाऊदी कहते हैं उर्दू में, उनका इस्तेमाल शुरू कर दें और टाइम पे शुरू करें ताकि आपके घुटने गोडे गिट्टे बचे रहें ज़रा। अच्छा, तो व्यूअर्स आपने देखा कि गिट्टे गोडे बचाने हैं तो आयशा जी ने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बताई हैं, उन पे ज़रूर अमल करें। अगर आप यंग हैं, 20s में हैं अपनी, या इवन अगर आप लेट 40s में हैं तो क्या कुछ करना है और क्या नहीं करना वो आयशा जी ने बड़ा अच्छा बताया। अच्छा आयशा जी, आपने बताया विटामिन डी, कैल्शियम, उसकी सोर्सेज क्या हैं, डाइट से किस तरह से लिया जा सकता है, लेकिन वहीं कुछ ऐसी चीज़ें कंज्यूम की जाती हैं आजकल ख़ास तौर पर यंगर जनरेशन, बल्कि अब तो ओल्डर की बात करें, एल्डरली पीपल की बात करें, वो भी यही कह रहे हैं, सोडा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। मैंने सुना है कि उनकी कॉम्पोजिशन जिस तरह से होती है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हुई होती हैं जो आपकी बोन्स में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती हैं। इस पर कितनी सच्चाई है और अगर ये ऐसे है तो फिर कितना नुकसानदेह है? अच्छा, सोडा नो डाउट सेहत के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इसका इस्तेमाल जितना हो सके हमें कम से कम करना चाहिए, चाहे वो डाइट सोडा है चाहे वो रेगुलर सोडा है। रेगुलर सोडा की अगर हम बात करें तो उसके अंदर शुगर की मिकदार इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा बुरा हो जाता है। एक अरसे तक मैं भी यही समझती रही कि आप रेगुलर सोडा इस्तेमाल करें, डाइट सोडा में तो जी एस्पर्टेम है तो वो सेहत के लिए बुरा है। मैंने फिर इस पर यूट्यूब पर वीडियो भी बनाई कि मुझे गलत लगता था। डाइट सोडा एक्चुअली बेहतर है रेगुलर सोडा से, बिकॉज डाइट जो सोडा है उसमें शुगर नहीं है। जब आप 9 to 11 टीस्पून शुगर एक ग्लास में डालकर पिएंगे तो वो सेहत के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। वो है रेगुलर सोडा। अब अगर हम बात करें कि क्या डाइट सोडा अच्छा है तो वो भी बुरा है। जब हम इसको पीते हैं तो एकदम हमारी बॉडी के अंदर से कैल्शियम आता है उसको एसिडिक नेचर को उसके अल्कलाइन करने के लिए, जो कि ज़ाहिर है फिर कैल्शियम की कमी की बड़ी वजह बन जाता है। डेफिनेटली वो यंगस्टर्स जो सोडा का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं उनको गोडे गिट्टों का मसला भी कहीं ना कहीं ज़्यादा आ रहा होता है। लेकिन अगर आप सोडा का इस्तेमाल नहीं रोक सकते, बहुत सारे लोग नहीं रोक सकते, भाई अगर हम यहाँ बैठ के कहें जी सोडा का इस्तेमाल छोड़ दें, लोगों ने हंसना है हम पे कि भाई हमसे तो नहीं छोड़ा जाता। एक दफ़ा आई एम सॉरी, ये बात शायद पता नहीं बताने वाली भी है कि नहीं, एक दफ़ा मैंने एक पेशेंट को कहा कि आपने बियर का इस्तेमाल छोड़ना है, तो वो अगली दफ़ा आते हुए ना बियर का कैन ही ले आया मेरे लिए। उसने कहा एक दफ़ा पी के देखें छोड़ी जाती है कि नहीं छोड़ी। अल्लाह माफ़ करे, देखें ज़रा, अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल तो सोडास की भी लोगों को इसी तरह से एडिक्शन हुई होती है। अगर आप सोडा को हिम्मत से कम करना चाहें, जैसे आप सिगरेट को कम करते हैं इसी तरह आप सोडा को भी कम कर सकते हैं। पहला ये करें कि
पहला ये करें कि आप ग्लास के अंदर ज़्यादा सारे आइस क्यूब्स डालें, उसके अंदर आप सोडा डालें। इससे ये होगा कि जहाँ आपने पूरा ग्लास भर के सोडा का लेना था, अब आपने उसके अंदर वाटर एडिशन हो गया। एग्जैक्टली, और वो आपको उतना ही वाव फैक्टर देता है। ठंडी बोतल आपको उतना ही वाव फैक्टर, डोपामाइन इफेक्ट उतना ही आएगा जितना आपको रेगुलर बोतल पी के आना था। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता आप इसको टेपर ऑफ कर सकते हैं। जब मैंने अपनी, ऑब्वियसली यूथ में हम सबको आदत होती है, जब मैंने अपनी कोक की या सोडा की एडिक्शन छोड़ी थी तो मैंने ये किया था, मैं अपने खाने के साथ उसको रखती नहीं थी और खाना मैं खाती थी टीवी लाउंज पे बैठ के। अब टीवी लाउंज से किचन तक जाना मुझे काम लगता होता था, खाना छोड़ के बीच में जाना। तो फिर मैंने वो पीना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दी, और अगर बहुत दिल करता था तो खाने के एंड पे एक घूंट पी लेती थी। इवेंचुअली वो आदत मेरी खत्म हो गई। सो कहीं ना कहीं आपको हिम्मत और मोटिवेशन करनी है। अगर वो भी नहीं होता, यंगस्टर से नहीं होता, तो कोई बात नहीं, फिर आप यूँ करें, दूध का इस्तेमाल बढ़ाएं। अगर आप दिन में 1 ग्लास बोतल का पी रहे हैं तो 3 ग्लास उसके अगेंस्ट दूध का भी पिएं। अब उससे क्या होगा, वेट बढ़ने लग जाएगा। तो वेट भी मैनेज करें, कैलोरीज भी मैनेज करें, या फिर सोडा की अपनी कंजम्पशन जो है वो छोड़ें। अच्छा, यहाँ पर अपने व्यूअर्स के लिए बात ज़रूर करूँगा, जिस आयशा जी ने बताया कि एक जो आप सोडा का ग्लास पीते हैं वो इस तरह से ही है, उसको अगर आप इसके मुतरादिफ कहें कि एक ग्लास में या एक कप में हाफ कप चीनी हो, मतलब 10 चम्मच चीनी आप एक ही तरह से अपने पेट में उतारें। अब लोग कई बार ये एतराज़ भी करते हैं कि जी प्रीच करना आसान है, कहना नसीहत करना आसान है, लेकिन खुद भी करके दिखाएं। तो सिर्फ व्यूअर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, जस्ट टू मोटिवेट जो भी सुन रहा है इसको, कि मैं खुद तकरीबन 10 साल मैं भी इसी सोडा का एडिक्ट भी रहा, और रात को भी 4 से 5, 6 से 7 कैंस पी रहा हूँ, दिन में भी इसी तरह पी रहा हूँ। हाफ लीटर हो गया। यूनिवर्सिटी में तो हजम ही नहीं ना होता, हजम ही नहीं होता था, कुछ भी खा रहे हैं तो लंच में भी, और खाई जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं इस तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो जब मैंने एक चीज़, बल्कि आयशा जी से भी उसकी पूछूंगा ओपिनियन क्या उसका, मैंने सुना कि इतनी चीनी जब आपके पेट में जाती है तो जो नेचुरल रिस्पांस होता है आपकी बॉडी का, वो बॉडी चाहती है कि उसको बाहर फेंके उस चीनी को, आपको वॉमिट आनी चाहिए इतनी चीनी के साथ। लेकिन उस सोडा में ऐड किया होता है फॉस्फोरिक एसिड, ऐसे ही है, वो उस को न्यूट्रलाइज करता है और वो आपके पेट में ही रह जाती है। तो जब मैंने ये सुना, आप सेल्फ अवेयरनेस जितना करेंगे उतना आप इससे बचेंगे। तो आयशा जी ये भी इस तरह ही है कि फॉस्फोरिक एसिड का इसमें इफेक्ट होता है? इतनी चीनी आप पानी में कभी घोल के पीने की कोशिश कीजिएगा। 11 टीस्पून, ऑलमोस्ट 11 टीस्पून, मिनिमम 7 टीस्पून से 11 टीस्पून एक ग्लास सोडा के अंदर होती है। अगर आप यही चीनी बगैर किसी फ्लेवर के घोल कर पिएंगे, आपको वाकई वॉमिट हो जाएगी। वॉमिट नहीं भी होगी तो आपकी तबीयत अजीब होगी और आप पूरा एक ग्लास पी भी नहीं सकते। सोडा तो हम हाफ लीटर इकट्ठे आराम से पी जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं होता। वो इसीलिए होता है कि फिर उसको न्यूट्रलाइज किया होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती हैं, और आज के लिए बहुत कॉमन है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की टाइमिंग स्टूडेंट्स की इस तरह से हो गई हुई हैं, लेट नाइट असाइनमेंट्स हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्या इसकी वजह से जो अनहेल्दी रूटीन है कि रात को देर तक जाग रहे हैं, जंक फूड चल रहा है, उसमें चीज़ भी है, उसमें ऑयली फूड्स भी हैं, उसमें सोडा भी है, सब कुछ ही है, तो ये जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, क्या ये एडअप करती हैं जॉइंट पेन और जॉइंट की अनहेल्दी? बहुत कम केसेस में। अच्छा। वो तब कंट्रीब्यूट करते हैं जब आप वही बात के सोडा, जैसे हमने केसेस देखे हुए हैं जो 1.5 लीटर की बोतल उन्होंने रात रखी हुई होती है बच्चों ने पढ़ने के लिए, और क्योंकि बोतल आपको एकदम चीनी देती है तो एकदम आपका दिमाग भी एक्टिव होता है, या आपको उतना ही एक्टिव करती है जितना आपको ब्लैक कॉफ़ी का एक कप एक्टिव कर देता है। मतलब आपको एकदम जगा के रख देती है बोतल जो है, बिकॉज इसमें अगैन चीनी भी ज़्यादा है, और ये आपको एकदम वाव फैक्टर भी देती है। इतनी शुगर आप ब्रेन को एकदम देंगे तो वो एक्टिव तो हो जाएगा। तो वो वहाँ पे जहाँ आप 1.5 लीटर की बोतल या हाफ लीटर की बोतल लेट नाइट पी रहे हैं, वहाँ पे ये जॉइंट पेन की वजह बन सकती है यंगस्टर्स में। बड़ों में ये इसलिए वजह बन सकती है कि जब आप लेट नाइट खा रहे हैं तो आपका वेट बढ़ रहा है। आपका जितना वेट बढ़ रहा है, आपके घोड़े घुटनों के मसले उतने ज़्यादा जो है वो बढ़े, आपके घुटनों के मसले, आपके जॉइंट्स के मसले उतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या आपका यूरिक एसिड उतना ज़्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से आपके जॉइंट के इश्यूज बढ़ रहे हैं। बच्चों में यूजुअली यूरिक एसिड या वेट बढ़ने की वजह से ये मसले नहीं होते। बच्चों का वेट अगर ज़्यादा भी हो तो उनको जॉइंट के इतने इश्यूज नहीं आ रहे होते, उनका ज़्यादा जॉइंट के इश्यूज शुरू होते हैं सोडा कंजप्शन की। अच्छा, एक तो दूध हो गया, कैल्शियम के आप ये जो सप्लीमेंटेशन होती है, कैल्शियम टैबलेट्स जो होती हैं वो लोग खाते हैं उसके लिए। मुझे बताइएगा कि ये जो ड्राई फ्रूट्स में खजूर की बात होती है, खजूर हो गया, काजू हो गया, इंजीर जिक्र किया जाता है, क्या इस तरह के ड्राई फ्रूट जो हैं वो जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छे हैं? क्या वो मोबिलिटी को इम्प्रूव करने में मदद देते हैं? एक होते हैं ड्राई फ्रूट्स जैसे इंजीर और जैसे खजूर हो गए। अच्छा, उनमें आयरन ज़्यादा है तो वो आपके खून के लिए अच्छे हैं। एक होते हैं नट्स जैसे काजू हो गया, जिसका आपने बीच में नाम लिया। जी जी। जो नट्स हैं जिसमें बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, चिलगोज़े, मूंगफली,
ब्राज़िल नट्स, ये सारा कुछ आ जाता है। इनका इस्तेमाल जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज इनमें ओमेगा 3 भी है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इनके अंदर जो कैल्शियम है वो आपके जॉइंट की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हेल्दी फैट का ये बहुत अच्छा सोर्स है। तो नट्स का इस्तेमाल ज़रूर रखें मॉडरेशन के अंदर। कई लोग यही खा खा के कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेते हैं, इतना ज़्यादा खाते हैं ये कि उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा आने लग जाता है। बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स जो है उनके वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, डिस्लिपिडीमिया शुरू हो जाता है। कई लोग ये नट्स ही इतना ज़्यादा खाते हैं उनका वेट गेन शुरू हो जाता है। वो काम से ब्रेक हुई है, एक मुट्ठी नट्स की खा ली, फिर काम से ब्रेक हुई है, एक मुट्ठी। हर चीज़ मॉडरेशन में खाएंगे तो वो आपको फ़ायदा देगी। नट्स जॉइंट पेन के लिए अच्छे हैं। हैंडफुल ऑफ नट्स, मैक्सिमम 2 into हैंडफुल, यानी 2 मुट्ठियों में जितने नट्स आते हैं उतने इस्तेमाल करें मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। हेल्दी फैट भी एक मॉडरेशन में इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा। अच्छा आयशा जी, आप क्योंकि आपका एक बहुत ही ब्राइट करियर है माशाल्लाह से, मुझे बताइएगा कि कोई ऐसा क्लाइंट आप शेयर करना चाहें मेरे व्यूअर्स के साथ जहाँ पर आपने ऐसा हैंडल किया हो क्लाइंट को जिसका जॉइंट पेन का बहुत डीप कनेक्शन था उसकी डाइट के साथ? बहुत सारे, कोई एक बहुत ऐसा केस जो आप शेयर करना 2 चाहें? केसेस में शेयर कर सकती हूँ। एक मेरे पास जब पेशेंट आई थी उनका वेट था 119 और जब वो आई तो उनको उनकी बेटी और उनकी बहू ने पकड़ा हुआ था और लिटरली ऐसे बैठी हुई थी तो ऐसे उठा के उनको मेरे कमरे तक लेकर आए गए। फिर कंसल्टेशन हुई तो पता चला कि डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट किया, बट कहा है कि पहले वजन कम करके आओ। उन्होंने बताया कि ये उठ के वॉशरूम में कमोड पे भी खुद नहीं बैठ सकती, ये कमोड पे भी हम लेके जाते हैं, उसके बाद हम खुद ही लेकर आते हैं। तो उन दिनों ना मेरे क्लिनिक में एक चैलेंज होता था कि अगर आप अपना 10 किलो वजन कम 6 किलो वजन कम करेंगे 1 महीने में तो आपको फ्री हाइड्रा फेशियल मिलेगा। अच्छा, वेरी नाइस। तो वो हाइड्रा फेशियल की मशीन ऊपर थी। अगली दफा जब वो वापस आई तो वो 10 किलो कम करके आई और हाइड्रा फेशियल कराने सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गई 1 महीने के अंदर अंदर। तो वो बड़ी खुश। मैंने कहा नहीं आंटी की जगह ना कोई और हाइड्रा फेशियल करा ले, आंटी से कहाँ सीढ़ियां, वो तो चल भी नहीं तो उन्होंने कहा नहीं वो आंटी बड़ी खुशी से ऊपर गई थी और हाइड्रा फेशियल करा लिया उन्होंने। तो ऐसे क्या डाइट उन्होंने, क्या चेंजेस हुए उनके? वेट लॉस किया एंड अलसी ऐड की, मतलब बेसिकली तो हेल्दी वेट लॉस कराया उनका, साथ में मैंने अलसी ऐड की थी, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ऐड किए थे। सो ये एक केस है। दूसरा, हमारे अपने ही क्लिनिक में हमारे जो मैनेजर है उनकी वालदा को भी नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर ने सजेस्ट की हुई थी। उनका प्रॉब्लम ये आ रहा था कि माँ थी तो वो डर जाती थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या ही हो जाना है नी रिप्लेसमेंट में, पता नहीं मैं चल सकूंगी नहीं चल सकूंगी। उन्होंने भी अपना वेट लॉस किया, उन्होंने थोड़ा स्लोली किया था, 15 kgs 3 या 4 मंथ्स में किया था। नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, वजन ही कम किया। जिन क्लाइंट्स को आप इससे डील करती हैं उनमें आप क्या कंसिस्टेंसी इज द की होता है कि वो आपकी इंस्ट्रक्शन, कई फेल्ड क्लाइंट्स भी आ जाते हैं ना, कई बार आप क्लाइंट को पूरा वो जो मैजिक इंग्रेडिएंट है वो दे देती हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता, उसकी क्या रीजन होती है? जो बंदा अपने साथ सिंसियर नहीं है ना, आप उसकी मदद नहीं कर सकते। एक मैं शो पे ही बैठी हुई थी और एक होस्ट ने ये क्लाइंट बोली थी जो लोग अपनी मदद नहीं करना चाहते उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। द थिंग इज, लोग आते हैं कि वो आके बस दवाई खाएं या फक्की खाएं और वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक तो कंसिस्टेंसी, दूसरा घर का माहौल। घर के माहौल से मुराद ये है कि बहुत दफ़ा पे ये होता है कि वालिदैन करना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर में रोज़ पिज्ज़ा आ रहा है, रोज़ बर्गर आ रहा है, बाकी लोग रुक ही नहीं रहे, बाकी लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे। देखिए, आपको अव्वल तो ये कि अगेन सेल्फ कंट्रोल तो आपका होना चाहिए। आप अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, मेरे अंदर रेजिस्टेंस हो, मैं नहीं खाऊंगी। बट कभी आपको पता है कि अगला बंदा बीमार है, आपने जरूर उसके सामने पिज्जा बर्गर मंगा के खाना है। आप भी थोड़ा, मतलब एक घर का माहौल ही हमने अजीब सा बनाया होता है जिसकी वजह से लोग डाइट कर ही नहीं पाते। वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा मसला आता है। सेल्फ मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी फिर कहीं ना कहीं आ जाती है, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन एंड घर का माहौल मुझे लगता है ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा आयशा जी, एक बड़ा ही वियर्ड कॉम्बिनेशन कहा जा रहा है आजकल, एक स्पेसिफिक मिक्सचर को, मिल्क शेक का है, मैं अभी आपसे पूछता हूँ। वो पहले तो बड़ा कॉमन था, सभी लोग यूज़ करते थे, इवन मैंने अपने टीनेज में उसको बहुत यूज़ किया। वो कॉम्बिनेशन है दूध और मतलब केले का मिल्क शेक बेसिकली। तो अब एक नई डिबेट शुरू हुई थी जी कि आप केले को दूध के साथ मिक्स करें तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मैं भी पहले यही समझती थी। अच्छा, और मैं भी शोज पे बैठ के इधर GNN की शो पे बैठ के एक दफ़ा कह के गई थी बहुत अरसा पहले। फिर वही बात, आप सीखते हो, आप पढ़ते हो, आप अपने सीनियर से डिस्कस करते हो तो आपको पता चलता है ऐसा नहीं है। अच्छा, 2018 या 19 में GNN के शो पे मैंने ये बात की थी एंड मैं पछताती हूँ। भाई गलती हो जाती है, इंसान है ना, हम सीख रहे हैं, कोई भी ऊपर से सीख के तो नहीं आया हुआ। और यकीन करें कि मैंने कई बार सुन के मैंने वो यूज़ करना छोड़ दिया था, काफ़ी देर तक मैं इस बारे में कॉन्शियस रहा था। अच्छा, हमारा जो फूड सिस्टम है वो बना ही कॉम्बिनेशन पे हुआ है। जो मुझे तब समझ आई थी वो ये आई थी। एंड अगेन हमें लोग
उठा के टारगेट कर देते हैं इस डाइटिशियन ने ये कहा। भाई हमें पढ़ाया गया तो हमने कह दिया आगे से, हम भी नए नए आए थे, इतनी अकल नहीं थी। जो पढ़ाते हो उस पर ध्यान दो ना कि पढ़ा क्या रहे हो। बहरहाल उसमें तब हमें ये पढ़ाया गया कि जब आप पोटेशियम और कैल्शियम इकट्ठा कर देते हो, केले में पोटेशियम है, दूध के अंदर कैल्शियम है, तो पोटेशियम और कैल्शियम जब आप इकट्ठा करते हो तो हैवी मेटल लाइट मेटल की एब्जॉर्प्शन रोक देता है, तो आपको किसी ना किसी एक न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन जो है वो रुक जाती है। अच्छा। बट जब आप समझते हो तो आपको पता चलता है आपका फूड सिस्टम तो बना ही इस चीज के ऊपर हुआ है। जैसे आप अब रोटी के साथ अगर सैलेड खा रहे हो प्लस सालन खा रहे हो, तो जो सैलेड है उसके अंदर जो फाइबर है वो भी तो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन रोक रहा है। तो अब उसका क्या करना है, रोटी के अंदर जो जिंक है वो भी तो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन रोक रहा है। आपका फूड सिस्टम है ही इसका नाम, कोई बात नहीं, आप पी सकते, कोई हर्ष नहीं है। अच्छा, फ्रूट्स लाइक अभी हमने जिक्र किया, केले की बात कर लें, सेब हो गया, अगर स्ट्रॉबेरी पे बड़ी डिबेट है जी, विटामिन सी है उसके अंदर, दूध में डालोगे तो जाया हो जाएगा, गलत है। अच्छा, वो भी गलत है, वो भी गलत। अच्छा, जॉइंट की क्यों मैं बात करता हूँ, ये बात करता है कि इनमें से कौन से फ्रूट्स, अगर हम भी विंटर्स की बात करें तो अभी सीजनल फ्रूट्स ऐसे कौन से हैं जो कि जॉइंट हेल्थ में मदद कर सकते हैं? खजूरें, बिकॉज वो पोटेशियम का अच्छा सोर्स है, पोटेशियम आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है। इसके साथ साथ केला बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, विटामिन सी वाले जो फ्रूट होते हैं वो लोगों को लगता है कि वो हमारे घुटनों में दर्द कर रहे हैं, जैसे किन्नू खाएंगे तो वो हमें ठंडा लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस है और आपको डॉक्टर ने इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रखा हुआ है तो ये घुटने की दर्द करता है, आम बंदे को ये घुटने की दर्द नहीं करता। हमने फलां बंदे से सुना उसको शायद रूमेटाइड आर्थराइटिस था, उसने विटामिन सी वाला फ्रूट खाया, इम्यूनोसप्रेसेंट पे था तो प्रॉब्लम आ गई। आम बंदे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप सारा कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं इस्तेमाल करें। एंड इस सीजन में हमारे पास सीड्स बहुत अच्छी ऑप्शन है। फ्रूट्स भी इस्तेमाल करें मगर सीड ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, बिकॉज गर्मियों में वही नट्स और सीड ज़्यादा नहीं खाए जाते। अच्छा, हमने अक्सर सुना है कि जो एक देसी टोटके भी होते हैं ना, देसी सेइंग्स होती हैं, वो जैसे चुकंदर खाओ तो खून बनता है, और यानी जिस कलर की जो चीज़ है, अखरोट खाओ तो दिमाग जो है तो वो दिमाग सही हो जाएगा। तो इसी तरह गोश्त खाओ तो क्योंकि वो गोश्त है तो ऑब्वियसली, हालांकि वो हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है। हैविंग सेड दैट, अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो क्या गोश्त ऐड कर सकता है जॉइंट हेल्थ में, या ये आपकी डेली जो, अगर मसल हेल्थ अच्छी है तो क्या जॉइंट हेल्थ ऑटोमेटिकली उसे सिंक्रोनाइज करेगी? अच्छा, मेरे पास ना कई लोग आते हैं और बड़े फख्र से बताते हैं कि हम लोग ना चिकन तो इस्तेमाल ही नहीं करते, ये तो बड़ी जहर चीज़ है, ये तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, हम करते हैं मटन बीफ इस्तेमाल। रोज़ हमारे घर में मटन की एक डिश तो ज़रूर बननी है। हम कहते हैं कम खा लो, एक एक बोटी खा लो, लेकिन खाना मटन ही है। जब यूरिक एसिड टेस्ट कराओ तो इतना ज़्यादा यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड कहाँ आपको इफेक्ट करता है? आपके जॉइंट्स के अंदर, आपके मसल की स्ट्रेंथ अच्छी है, आप प्रोटीन अच्छा खा रहे हो, आप वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो, सारा कुछ, लेकिन यूरिक एसिड कहीं ना कहीं आपका ज्यादा आ रहा है, और वो आ रहा होता है कि आप प्रोटीन। अच्छा, मटन से भी यूरिक एसिड इक्वली बढ़ता है उतना ही? डेफिनेटली मटन भी ज्यादा बढ़ाते हैं यूरिक एसिड को, दालें ज्यादा बढ़ाती हैं यूरिक एसिड को, फ्रूट जूसेस बढ़ाते हैं यूरिक एसिड को। सो ऑब्वियसली यूरिक एसिड का इनके साथ ताल्लुक है। तो अगर आप गोश्त ज्यादा खा रहे हैं, आप ये नहीं सोच सकते कि आपकी जॉइंट हेल्थ अच्छी होने वाली है। मतलब जॉइंट हेल्थ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है, आप यूरिक एसिड ना बढ़ने दें एटलीस्ट। हाँ, हड्डियों की यखनी जो होती है, जो कोलेजन का नेचुरल सोर्स है, वो हफ्ते में एक दफा इस्तेमाल करें अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ, वो आपके जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छी है। तो अगर आप जैसे लेट्स से चलें, आपने बता देना कि बीफ और मटन से तो चले यूरिक एसिड बढ़ने के होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेट्स से लीन प्रोटीन सोर्स के लिए चिकन यूज़ किया जा रहा है, तो आपने अपने आप को लीन मस्कुलर भी रखना है, आपका मसल हेल्थ तो अच्छी हो रही है। अगर आपका मसल स्ट्रांग है तो क्या ये श्योरिटी देगा कि आपका उसकी वजह से जॉइंट भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि एक कवर मिला है जॉइंट? फिजिकल एक्टिविटी अपनी अच्छी रखते हैं ना, आप रोजाना जिम जाते हैं, रोजाना नहीं भी जाते हैं तो हफ्ते में कम से कम 4 दफा जिम जाते हैं, और आप वहाँ पे मसल ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जॉइंट हेल्थ अच्छी है। आपकी जॉइंट हेल्थ एंड आपकी मसल हेल्थ अच्छी है। अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं चल रही, अगेन लाजमी नहीं है कि आपने मटन बीफ छोड़ देना है, आप उसको मॉडरेशन में इस्तेमाल करें। हफ्ते में 1 से 2 दफा आप उसका इस्तेमाल करें, डिपेंड्स अगेन के मेडिकल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री आपकी क्या चल रही है। अगर आप जिम जाते हैं तो वो आपको इंश्योर ज़रूर करता है कि अगर आप जिम जा रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका मसल हेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी जॉइंट हेल्थ भी अच्छी होगी। तो व्यूअर्स, आपने सुना, बहुत ही सेहत हासिल गुफ्तगू, और मेरे इन्फॉर्मेशन में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और किस तरह से आप डाइट को बैलेंस रख के अपने जॉइंट जो हेल्थ है उसको भी बैलेंस कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं। आयशा जी ने बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। मुझे उम्मीद है कि आपके जो सवालात आपके ज़हन में होंगे उनके जवाबात आगे होंगे आपके पास। अगर कोई सवाल रह गया तो वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आपसे मुलाकात होगी GNN हेल्थ शो के नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।